Hello friends, कैसे हो सब? I hope you will be okay. In this video we will discuss basics of English. जैसे कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के फंडामेंटल और इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जानने से पहले जान लेते हैं व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? आइए देखते हैं। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इट इज अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत ये सभी लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। देन व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है और किसे हम लैंग्वेज कहेंगे? तो इट इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम होती है। दैट मीन्स अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर हम अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो मीडियम होती है लैंग्वेज। हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही अपने इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। So we can say that language is a medium of communication. It is a medium of communication. Then what is communication? Communication क्या होता है? What is the meaning of communication? तो communication is the process of sharing information. ये information को share करने की process होती है। अगर हम किसी से information को share करते हैं, उसी शेयरिंग प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो वी कैन से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में ऐसा क्या हो सकता है जो हम अपने लिसनर को, अपने या किसी दूसरे पर्सन को शेयर करना चाहते हैं? ऐसा क्या हो सकता है इंफॉर्मेशन में? इंफॉर्मेशन में हो सकता है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे आइडियाज, एक्सपीरियंसेस जो हमारे माइंड में होते हैं और हम लैंग्वेज के थ्रू ही इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशन में हो सकता है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। ठीक है, तो ये होती है इंफॉर्मेशन। ये होती है इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में होती है और इसी को शेयर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक लैंग्वेज की, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंफॉर्मेशन को किसी भी लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी लैंग्वेज कैसे बनी या कोई भी लैंग्वेज कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है इज ओल्डर देन लैंग्वेज हिस्ट्री। कि ह्यूमन हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है लैंग्वेज की हिस्ट्री से। कहने का मतलब ये है कि जो इंसान थे वो इस धरती पर बहुत पहले से थे और लैंग्वेज बहुत बाद में आई है। अगर इंसान बहुत पहले से थे और लैंग्वेज बहुत बाद में आई है, तो वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि वो इशारे से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, इशारे से। लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से कुछ ये भी कहेंगे कि वो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। दे हैड नो लैंग्वेज बट दे हैड साउंड्स। उनके पास साउंड्स थी, दैट मीन्स आवाज थी। वी टेक ए एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड। हम एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती। इट हैज नो लैंग्वेज बट इट हैज साउंड्स। उसके पास आवाज होती है और उसी आवाज के जरिए ही वो अपनी मदर से कम्युनिकेट करता है। वो रोता है, चिल्लाता है, दैट मीन्स उसके पास साउंड है बट लैंग्वेज नहीं है, और उन्हीं साउंड के जरिए ही वो अपनी मदर से कम्युनिकेट करता है। तो ऐसे ही जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, उनके पास भी कोई लैंग्वेज नहीं थी। दे हैड नो लैंग्वेज बट दे हैड साउंड्स। उनके पास भी साउंड थे, दैट मीन आवाज थी। उनके पास भी आवाज थी और उन्हीं आवाजों को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। आवाज अलग अलग टाइप की थी, जो साउंड्स थे ये अलग अलग टाइप के थे, और हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के साउंड्स थे। जैसे हिंदी के जो साउंड्स थे वो थे ए, आ, ई, एटसेट्रा, और इंग्लिश के जो साउंड्स थे वो थे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एटसेट्रा। तो उन्हीं साउंड्स को लिखना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगर बात करें किसी भी लैंग्वेज की, तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग साउंड से होती है। ठीक है, साउंड्स को जब हम लिख देते हैं तो बोला जाता है उन्हें लेटर्स। अगर लेटर्स की बात करें तो लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 26, ए, बी, सी, डी अप टू जेड तक, ये होते हैं 26। अगर साउंड की बात करें तो इंग्लिश में होते हैं 44। ठीक है, साउंड होते हैं 44। ये ब्रिटिश इंग्लिश में साउंड 44 है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये 48 है।
और जैसे कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और स्पोकन में भी ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो हमारे लिए है 44। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स ऑफ 18। तो यहाँ जो साउंड है और लेटर है इनके बीच में 18 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कैसे आया? देखो, जो लेटर्स हैं यहाँ पे ये कम है और साउंड यहाँ पे ज्यादा है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक लेटर एक से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक लेटर एक से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। वी टेक एग्जांपल, जैसे TUTION, ट्यूशन। यहाँ पे जो टी की साउंड है वो ट है और यहाँ पे श है। ठीक है, दैट मीन्स वन लेटर बट इट हैज टू साउंड्स। यहाँ लेटर तो एक है लेकिन यहाँ पे साउंड दो है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेचर। यहाँ पे जो टी की साउंड है च है। दैट मीन्स वन लेटर बट इट हैज थ्री साउंड्स। एक लेटर है, इसके पास तीन साउंड है। तो दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि यहाँ पे लेटर कम है और साउंड ज्यादा है। और ये 18 का डिफरेंस भी इसी वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि एक लेटर एक से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आइए जानते हैं लेटर के बारे में। जैसे ए भी एक लेटर है, बी भी एक लेटर है और जेड तक ये 26 लेटर्स हैं। तो व्हाट इज अ लेटर? लेटर क्या होता है? अगर बात करें लेटर के बारे में तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की एक बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, जहां से रिटन फॉर्म में लैंग्वेज की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत। तो इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की बेसिक यूनिट तो होती है लेकिन इसके पास अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे यहाँ पे ए के पास, बी के पास कोई मीनिंग नहीं है, किसी भी लेटर के पास अपना कोई मीनिंग नहीं है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज that has no meaning। लेकिन इसके पास कोई अपना मीनिंग नहीं होता। अगर लेटर्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता तो हाउ टू शेयर इंफॉर्मेशन? तो हम किसी दूसरे पर्सन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करें, क्योंकि लेटर्स का तो अपना कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमने क्या किया कि ये जो 26 लेटर्स हैं उनको कंबाइन करना स्टार्ट किया, इनके ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए और इन्हीं के ग्रुप्स को बोला जाता है वर्ड। तो एक स्ट्रक्चर आती है यहाँ पे वर्ड्स। ठीक है, जब हम इन 26 लेटर्स को कंबाइन करते हैं, इनके ग्रुप्स बनाते हैं, तो इनके ग्रुप्स को बोला जाता है वर्ड्स। तो अगर बात करें वर्ड की, ठीक है, वर्ड क्या होता है? तो वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स को हमने कंबाइन किया तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेकिन देखो, लेटर का जो अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वर्ड का अपना मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होता है। So we can say that it is a meaningful group of letters। एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है लेटर्स का। इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड इट हैज मीनिंग। इसके पास मीनिंग होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार। तो कार एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है और मीनिंगफुल भी है। कार इज ए नेम ऑफ ए व्हीकल। ये व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट वी ड्राइव, जिसे हम ड्राइव करते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और मीनिंगफुल भी है। तो हम इसे बोलेंगे वर्ड। इन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करते हैं, जैसे आर्क। आर्क के अगर बारे में बात करें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मीनिंगफुल। हाँ, ये मीनिंगफुल भी है, इट इज ऑल्सो मीनिंगफुल। देखो, जो सर्कल की कर्वलाइन होती है उसी को हम बोलते हैं आर्क। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है और मीनिंगफुल भी है। हम इसे भी बोलेंगे वर्ड। ये भी एक वर्ड है। अब इन्हीं को दोबारा रीअरेंज करते हैं, जैसे ACR। अगर बात करें ACR की, तो ACR का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी में भी फाइंड आउट करोगे तो इसका कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। वर्ड बनने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होना जरूरी है और मीनिंगफुल भी। तो हम इसे वर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज इट इज मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है और ये दोनों मीनिंगफुल भी हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हैं। तो ये दोनों वर्ड हैं और ये वर्ड नहीं है। ठीक है, अगर बात करें वर्ड की, वर्ड के जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बट इट इज ए लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ये एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, अगर हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमने क्या किया कि जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनको कंबाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, वर्ड्स बनाने के लिए हमने लेटर्स को कंबाइन किया था और आगे हमने वर्ड्स को कंबाइन किया तो एक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेज।
फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। तो पहले इसे कर देते हैं यार और फिर समझते हैं फ्रेज को। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होती है? तो फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। वर्ड था ग्रुप ऑफ लेटर्स और फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो मीनिंग जो होता है वो यहां से इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। इससे आगे जितनी भी स्ट्रक्चर आएंगी वो सब मीनिंगफुल होंगी। तो वी कैन से दैट अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इट इज अ मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड क्या था? ग्रुप ऑफ लेटर्स था। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी मीनिंगफुल होती है। वी टेक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा बॉयज, ठीक है, लिखा बॉयज। बॉयज क्या है? बॉयज एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है और मीनिंगफुल भी है, तो हम इसे बोलेंगे वर्ड। इट इज ए वर्ड, ये एक वर्ड है। अब मैं लिख देता हूं एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। हियर इज मोर देन वन वर्ड। यहां एक से ज्यादा वर्ड है, दैट मीन्स इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंगफुल तो है ही, तो हम इसे बोलेंगे फ्रेज। इसे बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज जैसे वेरी हैप्पी है, ठीक है, वेरी हैप्पी भी एक फ्रेज है। जैसे इन द रूम है, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। तो मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं तो फ्रेज होती है। तो देखो अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज वर्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करती है। फ्रेज के थ्रू हम वर्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ये भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर आती है क्लोज, ठीक है। वर्ड को जो फर्दर कंबाइन करते हैं। देखो फ्रेज कब बनी थी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होती है। यहाँ फ्रेज को आगे कंबाइन नहीं किया है, वर्ड्स को ही आगे कंबाइन किया है, ठीक है। तो व्हाट इज क्लोज? क्लोज क्या होती है? क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होती है और ये मीनिंगफुल भी होती है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज? तो फ्रेज और क्लोज के बीच में क्या डिफरेंस है? एक मिनट रफ कर देते हैं इसे। अब बात करते हैं क्लोज के बारे में। तो क्लोज क्या होती है? व्हाट इज क्लोज? तो क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है और मीनिंगफुल भी होती है। तो ये भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड ऑल्सो कंटेन मीनिंग। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है और मीनिंग होता है इसका, ठीक है। और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, मीनिंगफुल भी होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज? तो फ्रेज और क्लोज के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, मीनिंगफुल भी होती है, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। दैट अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है। इसके पास एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज प्रेडिकेट? अब ये सब्जेक्ट क्या है, अब ये प्रेडिकेट क्या है? अगर हम इन दो वर्ड को समझ जाएं तो हमारी क्लोज हो जाएगी क्लियर। तो हम क्लोज को समझ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है। हम बात किसी के बारे में भी कर सकते हैं, जैसे इस मार्कर के बारे में। इस मार्कर के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं तो ये मार्कर हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो भी बात मैं इसके बारे में बोलूंगा वो हो जाएगी प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें। प्रेडिकेट होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट
द सब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। देखो जैसे हम इस चेयर के बारे में अगर बात करें तो चेयर हो जाएगी सब्जेक्ट, और जो भी हम इंफॉर्मेशन इस चेयर के बारे में शेयर करेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस चेयर के बारे में आपको बोलूंगा वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी प्रेडिकेट। फिर टेक एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और क्लोज क्या है। देखो जैसे राम was sleeping, Ram was sleeping when Mohan came home. Ram was sleeping when Mohan came home. तो हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, राम हो जाएगा सब्जेक्ट। और राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो सो रहा था, ये राम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये हो जाएगी प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन हो जाएगा सब्जेक्ट, और मोहन के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो घर पे आया था, तो ये है प्रेडिकेट, ठीक है। अब क्लोज को देखते हैं। क्लोज क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहां से यहां तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल भी है, राम वाज स्लीपिंग, इसका मीनिंग है दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसके पास एक सब्जेक्ट भी होता है प्रेडिकेट भी होता है, तो हम इस पूरी स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं क्लोज, तो ये क्लोज है, ठीक है। इसके बाद यहां भी देखो, यहां से यहां तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल भी है, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है, तो हम इसे बोलेंगे क्लोज। ये क्लोज नंबर 2 है, ये क्लोज नंबर 1 है, ठीक है। यह क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 1, दैट मीन्स यहां एक सेंटेंस है और 2 क्लोज हैं, और इन दोनों क्लोज को कनेक्ट करने के लिए हमने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्लोज हम समझ गए होंगे क्लोज क्या है। क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल भी है, जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ देखो ये क्लोज है, ये भी एक क्लोज है, यहाँ सेंटेंस एक है, क्लोज 2 है, ठीक है। अब हमने बात की सेंटेंस की, क्लोज से आगे स्ट्रक्चर आती है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस भी वर्ड्स का ही बना होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और मीनिंगफुल भी होता है, ठीक है। मैंने कहा था ना इससे आगे जितनी भी स्ट्रक्चर आएंगी मीनिंगफुल होंगी, तो ये भी मीनिंगफुल होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग होता है ना सेंटेंस का, वो कंप्लीट होता है, ये किसी का पार्ट नहीं होता। यहां देखो क्लोज भी सेंटेंस का पार्ट होती है, देखो पूरा सेंटेंस था और यहाँ पे 2 क्लोज थी, दैट मीन्स क्लोज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज भी सेंटेंस का पार्ट होती है और वर्ड भी सेंटेंस का पार्ट होते हैं, लेकिन सेंटेंस किसी का पार्ट नहीं होता। अगर हम किसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा, उनका यूज करना होगा। तो हम सेंटेंस को समझते हैं, पहले इसे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। अगर बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इट हैज कंप्लीट मीनिंग। इसका जो मीनिंग होता है ना वो कंप्लीट होता है, ये किसी का पार्ट नहीं होता। अब यहाँ पे जो वर्ड्स थे, फ्रेज थी और क्लोज थी, ये सभी सेंटेंस का पार्ट होते हैं, लेकिन सेंटेंस किसी का पार्ट नहीं होता। इफ यू वांट टू शेयर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू आवर लिसनर, अगर हम अपने लिसनर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज सेंटेंसेस, तो हमें सेंटेंसेस का यूज करना होगा। तो वी कैन से दैट अ कंप्लीट मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग होता है ना वो कंप्लीट होता है, इट हैज कंप्लीट मीनिंग। अगर किसी सेंटेंस को सेंटेंस हम कहेंगे तो इसकी 2 कंडीशंस हैं, तो देयर आर 2 कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या है, देखो
जो सेंटेंस होता है वर्ड्स का बना होता है, लेकिन जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है ना वो करेक्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब की जगह वर्ब होनी चाहिए। इसे ही हम बोलते हैं करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो सेकंड कंडीशन ये है कि ये मीनिंगफुल होना चाहिए, इट शुड बी मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि सिचुएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। किस सिचुएशन में वो सेंटेंस बोला गया है, वो बात बोली गई है, वो सिचुएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वही बकवास हो जाए या नॉनसेंस हो जाए। तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए और करेक्ट अरेंजमेंट होनी चाहिए वर्ड्स की। तो दो सेंटेंसेस लेते हैं, वी टेक टू सेंटेंसेस और देखते हैं कि ये इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे he killed they और they killed me, he killed they और they killed me। कोई बेसिक सेंटेंस होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे, ठीक है। कोई बेसिक सेंटेंस होता है, उसकी सेंटेंस ऐसे होती है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही होती है ना किसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखो, इन दोनों सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले या समझने से पहले हमें जानना होगा कि ही और हिम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दे और देम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और आई और मी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ये सभी प्रोनाउंस है। आई और मी में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये स्पीकर के लिए यूज होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये होता है सब्जेक्ट के लिए यूज और मी होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज। दैट मीन्स अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो आई का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी का यूज करेंगे। और यहां भी कुछ ऐसा ही होता है, ये होता है सब्जेक्टिव केस में यूज और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। दे होता है सब्जेक्टिव केस और देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। ही यहां पे सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो यहां पे ये करेक्ट है। उसके बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। दे को हमने यहां ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रखा है, लेकिन दे होता है सब्जेक्टिव केस में यूज, ठीक है। इसको दे को जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो ये सेंटेंस गलत है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसे करेक्ट करने के लिए करना होगा देम। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट था या गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जो करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं थी, तो इसकी वजह से गलत था। सेकंड सेंटेंस पर आते हैं। सेकंड सेंटेंस में जो दे है सब्जेक्ट बनाकर लिख रखा हमने यहाँ पे, तो ठीक है, दे सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो मी है वो ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रखा है और ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। किसकी वजह से? करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मीनिंग की वजह से गलत है, ठीक है। इट इज रॉन्ग ड्यू टू मीनिंग, ये मीनिंगफुल नहीं है। अब देखो, इससे पहले किल को समझना हो। किल जो वर्ब है यहाँ पे, किल का मतलब होता है जान से मार देना, किसी को जान से मार देना। और जो किल है मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लिखी है। सेकंड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये पास्ट की बात है, ठीक है, ये हो चुकी बात है कि जो हो गई है। और जो यहाँ पे इस सेंटेंस को बोल रहा है वो है स्पीकर। स्पीकर ये बोल रहा है कि इन्होंने मुझे जान से मार दिया था। जो ये दे है, इन्होंने मुझे जान से मार दिया था, पास्ट की बात है। अगर पास्ट में आपको जान से मार दिया था तो आप बोल कैसे रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुर्दे नहीं बोल सकते। तो ये सेंटेंस नॉनसेंस है ड्यू टू मीनिंग की वजह से बकवास है, और ये सेंटेंस है गलत। ये सेंटेंस गलत था क्योंकि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं थी। ये गलत है क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको कर देते हैं रफ। अब देखो, अगर हमें अपने लिसनर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वी हैव टू यूज सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तब वो बन जाती है स्पीच, ठीक है।
सेंटेंसेस को जब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बन जाती है स्पीच। स्पीच और सेंटेंस में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों ही वर्ड्स के बने होते हैं, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों ही वर्ड्स के बने होते हैं। और जो वर्ड होते हैं ये सेंटेंस का स्पीच का पार्ट होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम इन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस लिखते हैं और उनमें देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। देखो, they know that Ram bought a very expensive car for his brother. They know that Ram bought a very expensive car for his brother. ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस वर्ड्स का मिलकर बना हुआ है, ये होते हैं वर्ड्स, ये सेंटेंस मिलकर बना हुआ है वर्ड्स से, ये है वो वर्ड्स। तो अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इस सेंटेंस को जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इस सेंटेंस को जब हम बोलेंगे तो ये बन जाएगा स्पीच। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये स्पीच का भी पार्ट है, इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा और जानते हैं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में कितने वर्ड हैं, कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, वी कैन नॉट काउंट दैट दीज वर्ड्स, हम इनको गिन नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कितने टाइप के वर्ड हैं, कितने टाइप के वर्ड हैं, तो आप कहेंगे 8 टाइप के वर्ड हैं। इंग्लिश में या किसी भी सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड 8 टाइप का ही होता है, वो 8 प्रकार का ही होता है, ठीक है। या तो वो वर्ड नाउन होता है, या वो वर्ड प्रोनाउन होता है, या वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, या वो वर्ड वर्ब होता है, या वो वर्ड प्रेपोजिशन होता है, या वो वर्ड एडवर्ब होता है, या वो वर्ड कंजंक्शन होता है, या वो वर्ड होता है इंटरजेक्शन। तो 8 टाइप में से ही इनका नाम होता है, ठीक है। 8 टाइप के ही वर्ड होते हैं इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में या किसी भी सेंटेंस में लिखा गया वर्ड, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो, इस सेंटेंस में लिखे गए जो वर्ड हैं, ये वर्ड मैंने लिखे हुए हैं इस सेंटेंस में, तो इनमें से इनका नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये जो लिखा गया वर्ड है ये प्रोनाउन है, ये है प्रोनाउन। नो एक वर्ब है, तो ये वर्ब है। दैट एक कंजंक्शन है, तो दैट एक कंजंक्शन है। राम एक नाउन है, राम एक नाउन है। वोट भी एक वर्ब है, तो एक वर्ब है। उसके बाद देखो वेरी, वेरी एक एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब है। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, तो एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है। कार एक नाउन है, नाउन। फॉर एक प्रेपोजिशन है, फॉर एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। जो ब्रदर है वो भी एक नाउन है, ये वो भी एक नाउन है। लेकिन देखो यहाँ पे 2 वर्ड बच जाते हैं, एक ए है एक हिज है। अब ए क्या है और हिज क्या है? ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये दोनों एडजेक्टिव होते हैं, या हम कहते हैं इन एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो तो एडजेक्टिव ही होती है, लेकिन इनके टेक्निकल नाम दिए गए हैं क्योंकि इनके जो यूजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आर्टिकल के यूजेस बहुत ज्यादा हैं, डिटरमिनर के यूजेस भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो टेक्निकल नाम है इनके, एक आर्टिकल, और इसे हम बोलते हैं डिटरमिनर। ये है डिटरमिनर और ये है आर्टिकल, ठीक है। अब इनके क्यों टेक्निकल नाम दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो पार्ट्स के, जो इंग्लिश के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो उनको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका बेसिक, ठीक है, बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।